वो कहाँ? तो विद्यार्थियों, हम आपको पढ़ा रहे थे कि जो जीवाश्मी भवन और जीवाश्मों के प्रकार। जीवाश्मी भवन को हम क्या कहते हैं? फोसिलाइजेशन कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जीवाश्म एवं उनके प्रकार। जीवाश्म एवं उनके प्रकार। तो हमने आपके लिए बताया था पृथ्वी पर पादपों का जो जीवन है वो 1 अरब साल पुराना है। तो पादपों का जो उद्भव हुआ था, अगर हम उसके बारे में बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 1 अरब साल पुराना पादप जीवन है। तो पादप जीवन पृथ्वी पर 1 अरब साल पुराना है। तो आप जानते हैं जो जीवाश्म होते हैं जीवाश्मों का अध्ययन हम पुरावनस्पति में करते हैं। पुरावनस्पति विज्ञान में, जिसे हम क्या कहते हैं? पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी या फिर तो जीवाश्मों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसे हम क्या कहते हैं? पुरावनस्पतिक विज्ञान या पैलियो बॉटनी। जीवाश्मों के अध्ययन करने के लिए तो किसी भी जीवाश्म का अध्ययन अगर हमें करना है तो उसके लिए आप जानते हैं जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म वो विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में एक पादपों के अस्तित्व के बारे में बताने के लिए प्रमाण का कार्य करता है। तो ध्यान रखें, जीवाश्म क्या करते हैं? विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में पादपों के अस्तित्व के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो विभिन्न भूवैज्ञानिक काल रहते हैं। उन भूवैज्ञानिक कालों में जो जीवाश्म मिलते हैं तो वो जीवाश्म किसका कार्य करते हैं कि अलग अलग भूवैज्ञानिक कालों में पादपों के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में बताते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो पौधों के अध्ययन के लिए जीवाश्म
एक प्रामाणिक सामग्री के रूप में कार्य करते हैं। तो पौधों के अध्ययन के लिए जीवाश्म क्या करते हैं, प्रामाणिक सामग्री के रूप में कार्य करते हैं और भूवैज्ञानिक कालों में विभिन्न पादपों के अस्तित्व के बारे में भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और पुरावनस्पति के अध्ययन के लिए हमें किसकी आवश्यकता रहती है, जीवाश्मों के अध्ययन की आवश्यकता रहती है। तो वास्तव में जो जीवाश्म बनते हैं वो अवसादों में दबने से बनते हैं। तो आपको दो बात ध्यान रखनी है कि जीवाश्मों का अध्ययन कहां करते हैं हम। जीवाश्म अध्ययन करते हैं हम पुरावनस्पतिक विज्ञान में, जिसे क्या कहते हैं, पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी और जीवाश्मों का निर्माण किससे हुआ है? जीवाश्म निर्माण हुआ है पौधों के अवसादी चट्टानों में दबने से। अवसादी चट्टान, ध्यान रखनी है, जीवाश्मों का निर्माण हुआ है अवसादी चट्टानों में दबने से। तो जो पौधे अवसादी चट्टानों में दब जाते हैं उनसे जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टान जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो अवसादी चट्टानों में दबने से पौधों के जीवाश्मों का निर्माण होता है और जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को जीवाश्मी भवन या फोसिलाइजेशन कहते हैं। तो जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवाश्मी भवन। और जीवाश्मों का अध्ययन पुरावनस्पतिक विज्ञान, इसे कहते हैं जीवाश्मी भवन, मिनरल फोसिलाइजेशन। अब जीवाश्म निर्माण दो प्रकार का होता है। जो जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की है। अब आप जान चुके हैं कि जीवाश्मों का अध्ययन पुरावनस्पतिक विज्ञान में किया जाता है, जिसे पैलियोबोटनी कहते हैं, और जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया जीवाश्मी भवन कहलाती है। और जीवाश्म बनते किससे हैं? अवसादी चट्टानों में पादपों के दबने से, सेडिमेंट्री रॉक में दबने से। जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। तो जीवाश्मी भवन देखेंगे हम। दो प्रकार का है। नंबर एक, प्रतिस्थापन सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत, जिसे रिप्लेसमेंट थ्योरी कहते हैं, ए। तो इसमें क्या होगा, जो मिट्टी के घोल में पदार्थ हैं
मिट्टी के घोल, मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिज अणु, मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिज अणु फादर ऑफ पैलियोबोटनी, ये देखना पड़ेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग है और भारत के फादर ऑफ बॉटनी पैलियोबोटनी अलग है, ये देखना पड़ेगा। एक ऐसी है कश्यप, भारत में तो ऐसा ही नाम है उसका, ये देखकर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल इनके किताब में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा, किताब में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम केवल क्या है फॉसिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जीवाश्मों के प्रकार और जीवाश्म बनने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, ये अलग से टॉपिक है, ठीक है। केवल यहाँ एक शाखा का नाम दे दिया है, ये शाखाओं में होगा इसका इतिहास, ठीक है। शाखाओं में इसका इतिहास आपको मिलेगा, हम जब शाखाएं पढ़ाएंगे तब उनके नाम आ जाएंगे, कौन है फादर है कौन क्या है। तो हम तो केवल यहाँ केवल ये पढ़ रहे हैं जीवाश्म और उनके प्रकार, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। शाखाओं में होंगे इनके नाम, यहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं आएगा, ध्यान रखनी है, एक भी वैज्ञानिक नहीं आएगा जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में। तो हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं जीवाश्मीभवन की प्रक्रिया का, फॉसिलाइजेशन की प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत में क्या होगा, जो मिट्टी का घोल होगा जिसमें क्या होंगे, खनिज लवण उपस्थित होंगे, तो उनके द्वारा, जैसे मान लो कोई जीवाश्म है, कोई भी जीवाश्म है, मान लो कोई पत्ती के रूप में कोई जीवाश्म है, तो इस पत्ती में पाए जाने वाले जो भी खनिज होंगे और बाहर मिट्टी के घोल में जो खनिज होंगे उनमें क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो पत्ती के खनिज बाहर चले जाएंगे और मिट्टी के खनिज अंदर आ जाएंगे। तो मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिजों के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, किसमें, पत्ती में उपस्थित खनिजों का। तो पत्ती में उपस्थित खनिज बाहर जाएंगे और मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिज अंदर आएंगे, तो इसे रिप्लेसमेंट थ्योरी नाम देते हैं। इसीलिए इसमें क्या होगा, जो पत्ती में उपस्थित पदार्थ हैं उनका क्या होगा, जल अपघटन होगा। जल अपघटन होगा तो आप जानते हैं पत्ती में कुछ खनिज क्या रहते हैं, विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। तो जैसे ही पत्ती का जल अपघटन होगा तो उनसे खनिज क्या होंगे, मुक्त होंगे, और मुक्त होने के बाद मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिजों के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। अर्थात मिट्टी के घोल के खनिज पत्ती के अंदर जाएंगे और जो पत्ती के खनिज हैं वो बाहर जाएंगे। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखनी है। तो जीवाश्मी भवन का एक प्रकार हो गया प्रतिस्थापन सिद्धांत। प्रकार से मतलब वास्तव में देखा है ये सिद्धांत हैं कि जीवाश्म कौन सी प्रक्रियाओं से बनते हैं। कौन सी, दो सिद्धांत दिए गए हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत और अंतःस्यंदन सिद्धांत। अब हम दूसरे सिद्धांत को देखेंगे। तो दूसरे सिद्धांत को हम इनफिल्ट्रेशन कंसेप्ट कहते हैं, अंतःस्यंदन सिद्धांत। अंतःस्यंदन सिद्धांत। तो यहां जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया कुछ अलग है। तो यहां क्या होगा, यहां अंतःस्यंदन होगा,
आप समझ लें अंतःस्यंदन क्या रहता है। अंतःस्यंदन मान लो कोई ये प्लांट पार्ट है, कोई भी प्लांट पार्ट है जो जीवाश्म निर्माण होगा इसमें, तो अंतःस्यंदन से मतलब है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रवेश करेंगे। विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, लेकिन समान रूप से नहीं, फिल्टर रूप से, फिल्टरित होकर आएंगे वो इसके अंदर, ध्यान रखें। तो मान लो ये कोई प्लांट पार्ट है जो कि जीवाश्म बनने वाला है, तो उसमें क्या है, विभिन्न पदार्थों का क्या होगा, अंतःस्यंदन होगा। वो अंदर की ओर उसमें क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, और एक नई प्रक्रिया और होगी इसमें, अवक्षेपण। अवक्षेपण जैसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्या जो पदार्थ हैं उनका अवक्षेप बनेगा, अर्थात यहाँ जल का ह्रास होगा और यहाँ अवक्षेप बनेगा। ध्यान रखिए, अंतःस्यंदन तो प्रवेश करना होता है, और अवक्षेपण किसी भी चीज का जमाव है, वो भी किसके बिना, जल के बिना, ध्यान रखनी है। तो अवक्षेपण एक तरीके का क्या है, जमाव। तो विभिन्न पदार्थों का जमाव होगा, और अंतःस्यंदन मतलब जो कि खनिजी भवन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अंतःस्यंदित होंगे, अर्थात इसमें अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसको देखते हैं, इसमें होता क्या है कि जो कुछ पदार्थों का यहां अपघटन होगा, अपघटन, अपघटन से कार्बन मुक्त होगा, और कार्बन मुक्त होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या होगा, मिलेगा, और क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा। कार्बोनेट। तो ध्यान से सुने, यहां जो भी जीवाश्म बनने वाला है उसमें अपघटन की प्रक्रिया होगी और कार्बन मुक्त होगा। कार्बन मुक्त होने के बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करेगा और कार्बोनेट का निर्माण होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, कार्बोनेट बनेंगे। तो कार्बोनेट वास्तव में क्या करते हैं, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, जीवाश्मी भवन में भाग लेते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि अंतःस्यंदन क्या है, कि बाहर से कोई पदार्थ प्रवेश करेगा। अवक्षेपण क्या है, पत्ती में पाए जाने वाले पदार्थों का जमाव होगा। तो ये प्रक्रियाएं इसमें रहती हैं अंतःस्यंदन सिद्धांत के अंतर्गत, ध्यान रखें। ये दो सिद्धांत ध्यान रखें। अब हम देखेंगे जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे। तो जीवाश्मी भवन को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, ध्यान रखनी है। तो एक एक कारक को लेकर के चलेंगे। सबसे नंबर 1, जो भी पादप भाग होगा या संपूर्ण पादप होगा, या तो पादप भाग होगा या संपूर्ण पादप होगा जो जीवाश्म बनाएगा, पादप भाग या संपूर्ण पादप। मान लो कुछ पादप आप जानते हैं कठोर होते हैं, या उनके कुछ भाग बहुत कठोर होते हैं, और कुछ भाग कैसे होते हैं, कोमल होते हैं।
कुछ भाग मोटे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, पतले होते हैं। तो आप जानते हैं कोमल भाग नष्ट हो जाएंगे, पतले भाग भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कठोर भाग लंबे समय तक बने रहेंगे और मोटे भाग भी लंबे समय तक बने रहेंगे। तो किसी भी पादप भाग या संपूर्ण पादप काय की कठोरता, कोमलता, मोटा मो, मो, मोटा और पतला होना किसको प्रभावित करता है, जीवाश्मीभवन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो कठोर भाग का जीवाश्मीकरण क्या होगा, आसानी से हो जाएगा, और मोटे भाग का भी। लेकिन ये कोमल और पतले भाग तो क्या हो जाएंगे, समय के साथ अपघटित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो इनका जीवाश्मीभवन नहीं होगा। नंबर 2, खनिजी भवन की सीमा। खनिजी भवन की सीमा, देखो विद्यार्थियों, जिन जीवाश्मों का खनिजी भवन हो जाता है तो वो एक तरीके से अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखें, अगर किसी जीवाश्म का खनिजीकरण हो जाता है तो निश्चित रूप से वो जीवाश्म अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब है खनिजी भवन भी जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और खनिजीकरण होने से जीवाश्म कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, वो लंबे समय तक बने रहते हैं। तो खनिज भवन की सीमा भी उसे प्रभावित करती है, जीवाश्म भवन की प्रक्रिया को, कि किस सीमा तक किसी जीवाश्म का खनिजी भवन हुआ है। किसी का ज्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है, किसी का बिल्कुल नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल नहीं हुआ है तो वो जीवाश्म ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। जिनका अधिक खनिजी भवन हुआ है वो लंबे समय तक टिकेंगे, ध्यान रखनी है। नंबर 3, अवसादों में दबने की प्रक्रिया या समय। दबने का समय, इसे ध्यान से सुने, क्या बात है। अवसाद हमने आपके लिए बताया था कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें अगर कोई भी पादप पार्ट या संपूर्ण पादप दब जाता है तो जीवाश्म का निर्माण हो जाता है। तो उन्हीं के दबने से ही क्या होता है, जीवाश्मों का निर्माण होता है। क्योंकि अवसादी चट्टानों में ज्यादातर जो जीवाश्म है अधिक सुरक्षित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म बने, लेकिन अवसादी चट्टानों में क्या रहता है, जीवाश्म अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया आसानी से रहती है। आप जानते हैं जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया दीर्घ काल तक चलती है। ऐसे नहीं है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में जीवाश्म बन गए, इसमें हजारों लाखों वर्ष लग जाती हैं। तो निश्चित रूप से उसमें अवसादी चट्टानों का क्षरण नहीं होता है, और अगर होता भी है तो कम होता है। इसीलिए अवसादी चट्टानों के अंदर या नीचे दबे हुए जो भी पादप भाग होंगे वो उनका जीवाश्मी भवन आसानी से होगा। तो ध्यान रखिए, अवसादों में दबने का समय, मान लो कोई पादप अवसादों में जल्दी या शीघ्र दब जाता है, जल्दी या शीघ्र, और एक देरी से दबता है। तो जल्दी या शीघ्र दब जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवाणुओं से क्या नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा। जीवाणु या कवक क्या करेंगे, उसका अपघटन नहीं कर पाएंगे, जिससे उनका जीवाश्मी भवन आसानी से होगा और जीवाश्म लंबे समय तक बने रहेंगे। लेकिन देरी से अगर वो अवसादों में दबेंगे तो दबने से पहले ही उनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जीवाश्म नहीं बन पाएंगे। तो देरी से दबेंगे तो उनका अपघटन नहीं हो जाएगा, और जल्दी दब जाएंगे तो उनका अपघटन नहीं होगा, जिससे वो जीवाश्म के रूप में आसानी से कार्य कर सकते हैं या जीवाश्म उनके बन सकते हैं। ध्यान रखें। इसके अलावा विभिन्न कारक जैसे तापमान है, पीएच है,
दाव आदि हैं, स्थलाकृति हैं, ये भी जीवाश्मीय भवन की प्रक्रिया को किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ध्यान रखें। अब हम देखेंगे, एक एक जीवाश्म को लेकर चलेंगे और जीवाश्मों के प्रकार पढ़ेंगे कि जीवाश्म किस रूप में पाए जाते हैं। तो जीवाश्मों के प्रकार देखेंगे हम। पहले से ये हेडिंग लगी हुई है, जीवाश्म और उनके प्रकार। तो जीवाश्म में देखेंगे, नंबर 1 है कोल बॉल। कोल बॉल तो जीवाश्म का प्रकार है कोल बॉल। इसमें होता क्या है, इसमें लगभग गोलाकार, क्योंकि बॉल की वजह से लगभग गोलाकार तो होगा ही, कम से कम लगभग गोलाकार अश्मीभूताश्म, अश्मीभूताश्म पादपंग, अश्मीभूताश्म पादपंग उपस्थित होंगे। ध्यान रखिए, लगभग गोलाकार अश्मीभूताश्म पादपंग अंग उपस्थित होंगे। अश्मीभूताश्म से मतलब है कि वास्तव में उनकी बाहरी संरचना और क्या, विद्यार्थी रिजॉइन करेंगे,